लेकिन खामोश। शहजादे, समर्थन के लिए शुक्रिया, लेकिन पहले पूरी मुश्किलात तो जान लीजिए। अरे आपकी दोनों मुश्किलें सुनी ना हमने, एक वो बिना कफन के मुर्दे और दूसरे बैनर में लिपटे हुए मुर्दे। उन मुर्दों की भी जानकारी ले लीजिए जिन्हें उन्हीं कपड़ों में दफना दिया गया जो उन्होंने मरते वक्त पहने थे। क्यों? अब कब्रिस्तान में कोई खान ड्रेस में है, कोई जीन्स पैंट में है, कोई कुर्ते पजामे में है। दिन रात इनके फैशन शो ने नाक में दम कर रखा है। एक भाई साहब तो सिर्फ चड्डी पहने पूरे कब्रिस्तान में उछल कूद करते हैं। अब आप खुद ही सोचे, वहाँ पर कितने अच्छे घरों की पर्दानशी औरतें दफन हैं, वो वहाँ कैसे रहती होंगी? दुर्जन, ये बिना कफन के मुर्दों की बात समझ में आती है, बैनर में लिपटे हुए मुर्दों की भी बहुत समझ में आती है, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि कई लोगों को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जो उन्होंने मरते वक्त पहने थे। ये क्या मामला है? जवाब दो दुर्जन। मैं क्या जो हमने पूछा, किस मुंह से वो? कितने मुंह है तुम्हारे पास? सो तो एक ही। उसी मुंह से बोलो, जवाब दो दुर्जन, जवाब दो, बोलो। वारे सियासत, जो बोलना नहीं चाहता उसे हुक्म है कि बोलो, और जो बोलना चाहता है उसे हुक्म है खामोश। हाँ दुर्जन, जवाब दो, कई लोगों को उन्हीं कपड़ों में क्यों दफन कर दिया गया जो उन्होंने मरते वक्त पहने थे? बोलो। तो दरअसल बात ये है कि हमारे देश में दंगे इतने हाईटेक होते हैं कि मिनटों में सैकड़ों लाशें बिक जाती। इस हालात में उनको दफन करने के लिए ना हमारे पास इतना स्टाफ है ना इतना बजट है। तो हुजूर, जो जिस हाल में मरा होता है उसी हालात में उसे दफन करके केस को जल्दी से रफा दफा कर लेते हैं। कई बार तो दंगे इस वजह से हो जाते हैं कि बहुत दिनों से दंगे नहीं हुए। दुर्जन, ये किस दंगे में मारे गए लोग हैं, उनकी वजह क्या थी? दरअसल दंगों के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम दंगों के लिए वजह के मुहताज नहीं, हम तो बस दंगे भड़काकर बाजार में छोड़ देते हैं। लोग अपने अपने तरीके से वजह नहीं जोड़ लेते हैं। ओह, ये तो अहम समस्या है। और राशिद मियां, आपको तो बकायदा सूट और जीन्स में दफनाया गया। नहीं, ये मेरा सूट नहीं है। अच्छा, मैं तो पड़ोस वाली लाश से उधार मांग के लाया हूँ। देख नहीं रहा था, फिर रात में 2 घंटा मालिश करने के बहाने से दिया और कहा है भाई जल्दी आ जाना, अगर कब्रिस्तान में फरिश्ते हिसाब लेने आए तो उनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपको भी बिना कफन। नहीं। मेरा मामला तो इन सबसे ज्यादा पेचीदा है। अच्छा, मुझे तो मेरे घर वालों ने नए सफेद कपड़े में दफनाया था, लेकिन दफना कर लोग घर पहुंचे ही थे कि रात के 12 बजे 3 चोर आए, फिर मेरी कब्र के पास आकर रुके, फिर मेरी कब्र खोदने लगे, फिर उन्होंने मेरा सफेद कपड़ा चोरी कर दुर्जन, यानी हमारी रियासत में कफन चोर भी हैं। बीड़ी गुटखा तंबाकू ने आज हमारे नौजवानों को यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ बना, मेरे को कब्र में रहने का कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से जिंदा लोगों के बीच में अपनी बात रखने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया। हर मौत जल्दी करो सलीम। हेलो माइक चेक। बस हर मौत की खबर है, ऐलान है कि ऐ जिंदा इंसान संभल जा। नहीं है ये। हर मौत की खबर है, ऐलान है कि ऐ जिंदा इंसान संभल जा, और तू भी इस इम्तिहान की तैयारी कर। हम जब भी किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, वो एक संपूर्ण वृत्त चित्र होता है।
वो लास्ट जर्नी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। यदि हम उस समय ये मान लें कि हम किसी को दफनाने नहीं बल्कि ये सब मुझे दफनाने आए हैं, तो पल भीतर हमारे अंदर जबरदस्त परिवर्तन होगा। हमारी सारी नफरतें नष्ट हो जाएंगी और हम मोहब्बत से भर जाएंगे। नागरिक बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। ठीक कहा आपने मरहूम साहब, हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। खैर, अब आप जाकर अपनी कब्र में आराम फरमाइए। हम जल्द से जल्द इस मसले में कोई हल निकालते हैं। क्या हुक्म था आपका? आप जा सकते हैं। राशिद जी अपना ख्याल रखिएगा, हरी सब्जी खाइएगा। बस हो गया सभी। मक्खन चढ़ जाओ पैर से। दुर्जन, तो ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। ये मुल्क को आपने किस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है दुर्जन? जवाब दीजिए। जवाब तो है, पर क्या आप में सुनने की हिम्मत है, स्वीकारने का साहस है? जवाब तुम दोगे सलीम? जवाब जवान ही दे। ठीक। दुर्जन, हमें कुछ देर के लिए अकेले रहने दिया जाए। आप जा सकते हैं। जो इजाजत है। इधर आओ सलीम। हो गया बस। क्या हुआ? क्या ये? सलीम, पढ़ो इसे। लहरों की रवा मौशी। क्या? रवा मौशी। दिखाने जरा। खामोशी लिखा है, खामोशी। लहरों की खामोशी को समुंदर की बीबीसी मत समझो। क्या मत समझो? बीबीसी। दिखाना। बेबसी लिखा है, बेबसी। सॉरी। यही पढ़ते हो जाके। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझो। जितनी घर आती है। कहाँ आती है? घर आती है। दिखाना। गहराई लिखा है। जितनी गहराई है दिल में उतना तूफान बाकी है। बस यही सब करते रहना। इधर आओ सलीम। तुम कुछ कहना चाहते थे ना? कहो। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की नफरत की राजनीति ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने जो रिया के दिल में भय भरा है, ये उसी का नतीजा है कि मुल्क में चारों ओर अफरा तफरी मची। सलीम, तुम जितनी बात कर रहे हो उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है। हमने सभी का एक ही तरीके से ख्याल रखा है, सारी प्रजा का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यही तो नफरत की बूंद है कि आप लोग बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं। आप लोग इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते? हमारा मुंह मत खुलवा सलीम। मुंह तो क्या, मैं तो आपके खजाने खुलवाऊंगा। कम वक्त इसी तरीके से बात करोगे तो हम तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। आप नहीं देंगे तो क्या हुआ, मैं अम्मी से जाके ले लूंगा। हाँ, अम्मा के पास है ही क्या? अम्मा के पैरों में जन्नत है। वाह बेटा वाह,
वाह शेखू वाह, अम्मा के पैर के नीचे जन्नत होती है ये तो तुम्हें याद रहा, पर बाप के पैर के नीचे जूता है भूल गया था। बोलो। जहाँ हम अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम्हें अपनी मोहब्बत को भूलना होगा। नहीं भूल सकते, क्योंकि मोहब्बत की गाड़ी में कोई रिवर्स गियर नहीं होता। सलीम, तुम्हारी सोच अश्लील चित्रों की प्रदर्शनी हो गई है। मोहब्बत के खिलाफ खड़े होकर आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सलीम, तुम्हारी शादी किसी शाही खानदान में ही होगी। शरीफ खानदान वाले भी किसी शाही खानदान से कम नहीं होते। इसके अब्बा निहायत ही सीधे भोले और मजहबी आदमी हैं। हाँ, ये तो हम जानते हैं कितने मजहबी आदमी हैं कि अगर जूता भी लेना होता है तो बाजार नहीं मस्जिद जाते हैं। अगर अनारकली से मेरी शादी हो गई तो मुल्क के हालात सुधर जाए। सलीम, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कल को कहोगे जमीन पसंद नहीं आई, नई जमीन चाहिए, या आसमान बहुत पुराना हो गया है, नया आसमान ला दीजिए। हाँ। अगर आपने मोहब्बत का साथ नहीं दिया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत है क्या बड़ा सलीम? ये दुनिया एक बहुत बड़ा गोला है। इस बड़े गोले में मोहब्बत एक छोटा गोला है। इस बड़े गोले को इस छोटे गोले से रोशनी मिल रही। सलीम, मुल्क में शांति की बात करने वाले थे, पर तुम तो अपनी मोहब्बत की रट लगा के बस शुरू हो गए। मुल्क में अमन, चैन, शांति, ये सब मोहब्बत के रास्ते ही आएंगे। सलीम, हमें तुम्हारी मोहब्बत मंजूर नहीं है। तो हमें भी आपकी नफरत और भय की सियासत मंजूर नहीं है। तुम कर क्या लोगे? हम इस मुल्क के तमाम मोहब्बत करने वालों को साथ लेकर के आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। शेखू, यानी हमसे जंग लड़ोगे? जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। वाह बेटा, क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें अल्लाह से मांगा था? जब एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो अल्लाह से हमें मांगेंगे। बस इसीलिए हम अपने हर मिलने वाले से एक ही बात कहते हैं कि अपनी दुआओं में बेटा नहीं बेटी मांगना। अब्बा हजूर, किस्मत से आपको सत्ता मिली है तो उसका इतना घमंड मत कीजिए। आपको तो कदम कदम पर प्यार बांटते चलना चाहिए। वो सब बात अपनी जगह पे ठीक है सलीम, लेकिन अनारकली से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करा सकते। हमारी जोड़ी तो जन्नत पे बनी। अच्छा, तो जमीन पे क्या रिसेप्शन होना बाकी है? और अगर ऐसा है तो हम ये होने नहीं देंगे। अरे छोड़िए, आज तक कोई ऐसा एडिटर पैदा नहीं हुआ जो अल्लाह के लिखे हुए को एडिट कर सके। सलीम, हमारे गुस्से से डरना सीखो सलीम, सीखो। हमें डरना आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। जिससे डरना है हम बहुत अच्छे से डरते हैं, और जिससे नहीं डरना है उससे इतना सा भी नहीं डरते। अरे हमारी बात को समझने की कोशिश करो सलीम। अनारकली किसी शाही खानदान की लड़की नहीं है। इश्क की रुत में भिखारी भी शाही खानदान वाले हो जाते हैं। तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी नहीं समझ में आ रही। समझोगे भी नहीं, हवाओं का लहजा सिर्फ दर्द जानते हैं। सलीम, अनारकली से तुम्हारी शादी तो हरगिज नहीं हो सकती, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। जो मुल्क के खिलाफ हो ऐसे शख्स के हाथ में हम मुल्क की सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। सलीम, होश में आओ। हम इस मुल्क के तमाम मोहब्बत करने वालों को साथ लेकर के एक फौज तैयार करेंगे जो नफरत की तरफदारी करने वालों को तख्त से उतार देगी। नादान आशिक, हमारे पास जितनी तलवारें हैं उतनी तलवारें तुम कहां से लाओगे? बेशक हमारे पास तलवारें कम होंगी, लेकिन मोहब्बत के खातिर कटने वाले सर अंगीनत होंगे। तब तो तुम जंग हार जाओगे शेखू। जंग जीतने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो सिर्फ मकसद पूरा करना चाहते हैं। मोहब्बत के लिए मर भी सकते हो। हाँ बाजू, ये दुनिया मोहब्बत की वजह से ही चल रही है। मोहब्बत से ही दुनिया का निजाम चल रहा है। जो लोग आशिक और माशूका की मोहब्बत को मोहब्बत समझते हैं वो खाक मोहब्बत को समझते हैं। इंसानी मोहब्बत का पैमाना बहुत बड़ा है। मुल्क से मोहब्बत, मजहब से मोहब्बत,
उस्ताद से मोहब्बत, कुदरत से मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कारखाना है जो मोहब्बत की इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर उन्हें आज भी याद किया जाता है तो अपने पीछे कोई ना कोई मोहब्बत की किस्म छोड़ गए। इंसानी जिंदगी में मोहब्बत रीढ़ की हड्डी की तरह है। मोहब्बत खत्म हो जाए तो दुनिया भर-भरा कर गिर पड़ेगी। सलीम, क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर है जितनी की तुम कह रहे हो? यकीनन। अनारकली, अनारकली, कहिए शहजादे। अनारकली, चलो हम दोनों मिलकर के इस दुनिया को सुधारते हैं। ये जमीनी बीमारी है, इसका इलाज करने कोई आसमान से नहीं आएगा। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। हाँ शहजादे, मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। सही कहा, मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु खत्म होंगे। मोहब्बत के दवा से ही नफरत के कीटाणु मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। अगर इसे समझे तो बहुत खूब, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्ले बहुत पसंद आया होगा। तो मैं अभी अपने अभिनेता से ये निवेदन करता हूँ कि अपने अपने परिचय देंगे। शुरुआत करते हैं आप। शिव कुमार से। नमस्ते, मेरा नाम है शंकर राव। मैं निर्देशक हूं। मेरा नाम उदीक्षा है, अनारकली के किरदार। मेरा नाम अंशु भारद्वाज है, मैंने नेता और गंगकर्मी का किरदार किया। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैंने अकबर का किरदार किया। नमस्कार, मेरा नाम पांडव सूर्यवंशी है और मैं बशीर टेलर का कैरेक्टर। सिपाही के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम जालिंदर जाकिर और मैंने गमगीन और सिपाही का कैरेक्टर। हमारे लाइट में योगेश भाई थे, म्यूजिक में हमारे भाई थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब राजेश सिंह साहब, उनसे भी हमारे कैमरामैन थे हमारे भाई। आइए में हर्षद सिंह, आइए।